नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा, सोनी क्लासेस चूरू से। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस वीडियो में अपन कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड और नीट जेई मेन के लिए जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पिछले वीडियो की तरह इसमें मैंने नोट्स आपके लिए लिख के छोड़ दिए हैं। आप इससे आसानी से नोट्स वीडियो को लिख के धीरे धीरे लिख सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप लिया PQRS। ये लूप मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 के परपेंडिकुलर सिचुएटेड है और इसकी लेंथ L है और विड्थ इसकी B है। हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि B1 इज ग्रेटर देन B2। कोई जरूरी नहीं है कि मैं B1 ग्रेटर देन B2 लिखूं, हमेशा अपनी मर्जी से अपन B2 ग्रेटर देन B1 भी मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अपने पास में चार साइड ये लूप था, ये चार साइड PQ, QR, RS और SP से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिखा एक कंसिडरेशन लेते हैं, लेट देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B। दिस लूप इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। इफ B1 is greater than B2, then the direction of induced current in this loop will be anti-clockwise। अब देखो यहाँ पे ये जरूरी लाइन क्या थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा करंट उसकी तरफ फ्लो होगा। मीन्स करंट कैसे जाएगा, P से Q में, Q से R में, R से S में, S से P में। इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ वी अप्लाई द राइट हैंड रूल देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब देखिए अपने इसमें एक चीज देख सकते हैं कि जब अपने कोई भी वायर में करंट फ्लो होता है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो उसमें अपन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये आपने पास में पढ़ा भी है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। This force is acting on a current carrying wire in magnetic field. F is equals to ILB sin theta. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइड PS के लिए। इस PS साइड फोर्स लग रहा है F1। इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरफ ले रखी है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन लगाने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम में लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से काम में लेंगे, इसके लिए देखिए अपने राइट हैंड्स की फिंगर, राइट तो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है, उनको परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से फैला लीजिए। ठीक है, अब अपने पास में ये जो अपना थंब था ये बताता है फोर्स को, ये अंगुली इंडेक्स फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर बताती है अपने करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो यदि इस लेफ्ट हैंड रूल को हम इस वायर PS में लगा के देखें तो करंट फ्लो हो रहा है S से P में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है आपका, ऊपर परपेंडिकुलर टू द लूप। ओके, तो जस्ट लाइक अपन ऐसे मान लें कि इसके अंदर तो आप उसको अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड आपने फिंगर्स अप्लाई करके देखिए अपनी कॉपी में एक बार, फिर मैं समझाता हूँ कि आप कैसे करिए। आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का कि इसमें अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन देखिए कि किस तरफ आएगी। आई होप आप सभी ने इसमें अप्लाई करके देख लिया होगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए बहुत ही इजी है, कोई इसमें हार्ड नहीं है थिंग्स। आप देखिए इसमें
जस्ट लाइक आपका ये करंट फ्लो हो रहा है एस से पी में, तो अपन इसमें काम करते हैं कि हमारे जो मिडिल फिंगर है उसको एस से पी की डायरेक्शन में अपन लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल में बता नहीं पा रहा हूँ तो इसको मैं मेरी तरफ करने की कोशिश करता हूँ या फोन को समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब एस से पी में मेरी देखो मिडिल फिंगर एस से पी की डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जो इंडेक्स फिंगर थी ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं गई, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ले गए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब ये इंडेक्स फिंगर किसकी तरफ आ रही है, मेरी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, देखिए ये मेरी डायरेक्शन में आ गई, अंगूठा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अपने पास में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन अपन निकाल सकते थे। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा आपको एक सहूलियत बताता हूँ कि जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे तो इसमें एक थोड़ा सा आपके लिए डाउट क्रिएट हो रहा था कि हाथ थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी लगाने में, मोड़ने करने के अंदर। जाहिर सी बात है कि हाथ को अपन ज़्यादा मोड़ देते हैं, दिक्कत होती है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, अपन ने फोर्स फाइंड आउट करने के लिए एक राइट हैंड रूल भी लगाया था, जिससे हमने कहा था जो अंगुलियां हैं वो तो किधर होनी चाहिए, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अंगूठा होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में। तो हथेली का खुला मुंह जो होगा, हथेली का खुला मुंह होता है, इसको कहते हैं खुला मुंह, ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा होगा। बहुत सिंपल सा है, देखिए इसके अंदर ये वाला चीज मैं आपको करके बताता हूं। इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है, अंगूठा किधर है, इस तरफ है मेरी साइड में। एस से पी आप देख पा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, हथेलिया खुला मुंह किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। इट मीन्स जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में वर्क करेगा। अब इसमें अपन चेक करते हैं, सिमिलरली पी क्यू आर के लिए आप निकाल के देखेंगे। आप जैसे क्यू आर में निकालते हो, रूल लगाते हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है, देखो ऐसे ये वाली अंगुली इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, क्यू से आर की तरफ जाएगी, ये वाली अंगुली परपेंडिकुलर लेगी इसके इस तरह से, तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में। तो ये F3 फोर्स हो जाएगा। इसी तरह हम F4 फोर्स को फाइंड कर लेंगे। अब इसमें अपने PS साइड में फोर्स कितना लग रहा था, तो उसके वैल्यू अपने पास थी F इज इक्वल टू ILB 1 साइन थीटा। B1 क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 काम कर रहा था। अब जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फोर्स इज F1 इज इक्वल टू ILB1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम साइड QR के लिए भी निकालते हैं, सेम सिचुएशन QR में है। देखिए इसमें आप आराम से देख सकते हैं, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इसका कितना हो जाएगा अपने पास में ILB2 साइन थीटा। अब L परपेंडिकुलर B2 के था, तो अपने पास आंसर आ गया थीटा इज इक्वल 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो F3 की वैल्यू हो गई ILB2। अब आप इसमें इजीली डायग्राम में चेक कर सकते हैं। देखिए ये डायग्राम था, इसमें F2 और F4 लग रहे हैं, जो ये दोनों कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 के ठीक मिड में है, और दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। F2 और F4 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। वर्क ये भी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग था, इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग था। बट F4 और F2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो रिजल्टेंट वाला होगा, B2 माइनस B1, या दोनों का B1 माइनस B2 सेम रहेगा, बिकॉज बोथ आर सिचुएटेड बिटवीन वायर PQ एंड RS आर सिचुएटेड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2, तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग अपन लोग इसमें कहते हैं कि वायर PQ and RS are situated between the magnetic field B1 and B2 so that the force acting on it are equal in magnitude but in opposite direction. Due to this, both forces F2 and F4 will cancel out. Opposite direction थी, एक ऊपर लग रहा था, एक नीचे लग रहा था, तो ये cancel out हो जाएंगे।
तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू, अब यदि मैंने B1 को ग्रेटर लिया है, B2 को छोटा लिया था, इसलिए मैंने F1 माइनस F3 करा। यदि मैं B2 ग्रेटर लेता तो मैं F3 माइनस F1 कर लेता। ओके, तो अपने पास वैल्यू आ गई F इज इक्वल टू IL B1 माइनस IL B2, देन F इज इक्वल टू B1 माइनस B2 IL। ये अपने पास रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब जब ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये किसी भी वेलोसिटी से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके अंदर काम भी करना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को करना पड़ सकता है इसको चलाने के लिए। तो वर्क कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था, डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते हैं। यहाँ फोर्स का वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दिया, तो और आई का वैल्यू अपन जानते थे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड करंट कितना होता है, B1 B2 VL अपॉन R। तो अपने पास वर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब वैल्यू B1 माइनस B2 का स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर इंटू डेल्टा टी बटे R। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, रेक्टेंगुलर लूप, फॉर ए रेक्टेंगुलर लूप, सॉरी। अब अपने पास जूल्स लॉ लगाते हैं। जूल लॉ क्या था अपने पास में, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते थे कि H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर हीट जनरेशन इन ए कंडक्टिंग लूप और कंडक्टिंग वायर। देन H इज इक्वल टू आई का वैल्यू रख दिया अपन ने यहाँ पे, B1 माइनस B2 का स्क्वायर V स्क्वायर और L स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और R डेल्टा जो था इसको हम रख लिया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा H इज इक्वल टू B1 माइनस B2 का स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन R। अब जो इक्वेशन 4 है ये वर्क डन को बताती है और इक्वेशन 5 है ये हीट जनरेशन को बताती है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल। इट मींस द वर्क डन, जितना हमने वर्क किया, दैट वर्क इज गेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हमने जितना काम किया वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने उसको डिस्प्लेस करने के लिए, वो सारा का सारा वर्क हमको हीट के रूप में वापस से मिल गया। इन द फॉर्म ऑफ हीट द वर्क इज ऑब्जर्व्ड, वापस से अपने को मिल गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर, कोई भी रेक्टेंगुलर लूप जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड रहती है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। जितना वर्क आप कर रहे हो उतनी हीट आपको मिल रही है, नहीं आप जितना काम करोगे उतनी हीट आपको मिलती रहेगी। सो बोथ इक्वेशन आर इक्वल, so we can say that the energy conserved for rectangular loop. Okay students, इसमें नीचे लिख भी दिया था B equals to 4, it is clear that the work done on a rectangular coil for moving in non-uniform magnetic field is equal to the heat produced in the coil. It means total energy remains conserved for electromagnetic induction. Okay, thank you. आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सबके बीच में शेयर कीजिए।